हेलो एवरीवन, क्या था हमारा लास्ट पॉइंट? हमने लास्ट डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। गॉट इट? और लास्ट टॉपिक से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा था नहीं पूछने जैसा, सब इजी पोर्शन था। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉन्संट्रेशन टर्म्स। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पार्ट पर बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा, आईआईटी नीट के एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से 110% एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछिए, ठीक है, कमेंट करिएगा। अदरवाइज अगर बैच में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। गॉट इट? शुरू करेंगे कॉन्संट्रेशन टर्म्स को। तो सबसे पहले तो कॉन्संट्रेशन को समझते हैं कि कॉन्संट्रेशन का एग्जैक्टली मीन क्या होता है बेटा। कॉन्संट्रेशन का मीन एक्चुअल में है क्या? सपोज दैट कि आपको अगर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्यूशन। स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्यूशन का मीन है आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लाइक जिसका अमाउंट फिक्स्ड हो। सपोज दैट कि कोई सॉल्यूशन अगर मुझे 100 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है तो उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 गिलास पानी के अंदर अगर मैंने 1 टीस्पून शुगर को ऐड किया है तो कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, या फिर किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द कॉन्संट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। गॉट इट? चलिए एग्जांपल से भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्संट्रेशन हेडिंग लगाइएगा भाई, कॉन्संट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय अ कॉन्संट्रेशन? कॉन्संट्रेशन का मीन क्या है? तो लिखेंगे amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent, in a specific amount of सॉल्वेंट। गॉट इट? क्लियर हो गई भाई बात? सपोज हमारे पास ये 100 ग्राम आपका एक सॉल्वेंट है, कंटेनर में हमने एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को फिल किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने 10 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम ऑफ शुगर को हमने यहाँ पर डिसॉल्व किया, और ये हो गया आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, और आप इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं? 10 ग्राम। तो जितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि एक फिक्स सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज नोन एज द कॉन्संट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब सवाल ये बनता है कि कॉन्संट्रेशन को हम मेज़र कैसे करते हैं? तो जिस तरह से लेंथ को मेज़र करने के, लेंथ को एक्सप्रेस करने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ को, लंबाई को सेंटीमीटर में भी मेज़र किया जाता है, किलोमीटर में मेज़र किया जा सकता है, मिलीमीटर में भी देखते हैं, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, है ना। ये बहुत सारे लंबाई को एक्सप्रेस करने के यूनिट्स होते हैं। वैसे ही प्रेशर को भी मेज़र करने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। कई जगह पर प्रेशर को टॉर में मेज़र किया जाता है, कई जगह पर प्रेशर को बार में मेज़र किया जाता है, कई जगह पर प्रेशर को पास्कल में मेज़र किया जाता है। तो वैसे ही हम कॉन्संट्रेशन को किस टर्म में मेज़र करेंगे? तो देखिए, कॉन्संट्रेशन टर्म बेसिकली 2 तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिवली और दूसरा होता है क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिव का मीन क्या होता है कि सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, वो दिखने में कैसा है, उसका कलर क्या है, वो खाने में टेस्ट में कैसा है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये फिनोमेना होते हैं क्वालिटेटिव फिनोमेनास, जो सॉल्यूशन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट या क्वालिटेटिव फिनोमेना।
दूसरा जो क्वांटिटी को बता रहा होता है तो उस टर्म को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए यहाँ पर कि हमने 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम शुगर को ऐड किया, तो आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया, मतलब क्वांटिटी से मतलब आ रहा है। तो अगर क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं हम तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन या फिर क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के अंदर केवल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर, ना कि क्वालिटेटिव पर। गॉट इट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके दो तरह के होंगे, यानी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हेडिंग लिखिएगा एक्सप्रेसिंग, हेडिंग लिखिएगा एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होंगे और कितने टाइप से होंगे, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो टाइप नंबर 1 सबसे पहला होगा यहाँ पर, एक तो होगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा सबसे पहला बनेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। सेकंड बनेगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। गॉट इट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर का अफेक्शन आएगा, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस होंगी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, तो वो अफेक्ट होंगी टेम्परेचर के अफेक्ट होने पर, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर का कोई अफेक्शन नहीं आएगा। आप टेम्परेचर को कितना बढ़ाओ कितना ही कम कर लो, लेकिन किसी तरह का कोई भी अफेक्शन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करने पर डेफिनेटली अफेक्शन आएगा। अब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं वो आपके वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स कहलाते हैं, यानी कि वो वॉल्यूम से रिलेट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये होते हैं बेटा आपके वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। और जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मास से रिलेटेड होते हैं, मास रिलेटेड टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है, मास रिलेटेड टर्म्स कहलाते हैं। दीज आर मास रिलेटेड टर्म्स। गॉट इट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो तरह के हुए, एक तो हो गया आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट जो वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, वॉल्यूम पर डिपेंड करने वाले होते हैं, और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो मास से रिलेटेड होते हैं, यानी कि मास से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी होती हैं और मास रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वन बाय वन करके सभी को। नंबर 1, फर्स्ट वन इज मोलारिटी, फर्स्ट वन इज मोलारिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। दूसरा हो जाएगा आपका नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। थर्ड हो जाएगा बेटा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। फोर्थ हो जाएगा बेटा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिफ्थ हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सिक्स्थ हो जाएगा ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। सेवेंथ हो जाएगा ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ppm का मीन क्या है अभी आगे हम बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म रहेगा, अभी हम डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप नोट करते जाइए। तो ये सारे आपके वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हैं, वॉल्यूम से रिलेट करने वाले होंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। दूसरी बात, अब आती है बात इनकी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, मास रिलेटेड होते हैं, वो कौन कौन से बनेंगे। तो नंबर 1 मोलालिटी, नंबर 1 मोलालिटी। सेकेंड हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन,
सेकंड हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, थर्ड हो जाएगा बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट, फोर्थ हो जाएगा आपका परसेंटेज ppm वेट बाय वेट करके, ठीक है, वेट बाय वेट। तो ये सारे कॉन्संट्रेशन टर्म्स हैं। 110% आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा, आप इस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस रखिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बात करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नंबर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले तो मोलैरिटी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, प्यार का नगमा है। हाँ, मोलैरिटी, आप हेडिंग लिखिएगा बेटा, मोलैरिटी। पॉइंट नंबर 1 मोलैरिटी पर बात करेंगे और फिर वन बाय वन इस पर न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, हेडिंग रहेगा हमारा मोलैरिटी। तो आइए मोलैरिटी को समझते हैं भाई, मोलैरिटी एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको हमने 11th की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, जिसको मोल कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक। अब मोल एक क्वांटिटी होती है, जैसे ग्राम किलोग्राम एक क्वांटिटी होती है, तो वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट जिसको मोल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन मोलैरिटी का लिखने वाले हैं वो मोल्स से रिलेट करके इसको लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अगर आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और सॉल्यूशन का जो होल वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो, और उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अगर आप कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स उस 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने में लगे, तो जितने मोल्स उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे एक सॉल्यूट के, तो वही नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity, ठीक है, is called molarity, ठीक है भाई, पीछे बात नहीं बिल्कुल। हाँ, इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, ठीक है। हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, मैंने इसका फर्स्ट लेटर ही यूज कर लिया है, मोलैरिटी, एम इज स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। तो फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon volume of solution, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज़ में यूज़ करेंगे, लीटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी के लिए मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने स्मॉल एन लिखा,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर V लिखा हुआ। तो फाइनली फॉर्मूला हमें क्या मिला, M इज इक्वल्स टू N बाई V। ठीक है, M इज इक्वल्स टू N बाई V। M इज स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, N इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड B इज स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। गॉट इट। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट का कैलकुलेशन करें तो बेटा यूनिट क्या बन जाएगी। यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है यूनिट। बेटा बोर्ड एग्जाम में यूनिट पर 1 मार्क अलॉट किया जाता है, तो इसलिए आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो भी यूनिट लिखना ना भूलें फाइनल आंसर में। आप केमिस्ट्री में मैथमेटिकल पोर्शन को डील कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं, तब भी आपको फॉर्मूले के बाद में, मतलब कैलकुलेशन के बाद में आपको फाइनली यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, यूनिट ज़रूर लिख करके आना है। ठीक है, तो यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए। तो बेटा अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट इसका कैलकुलेट करते हैं तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल क्या है, एक क्वांटिटी है, और मोल की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल होती है, तो मोल की यूनिट मोल हो गई, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने किस चीज़ में मेज़र किया है, लीटर में मेज़र किया है, तो इसलिए यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, मोल पर लीटर, जिसको इन शॉर्ट कैपिटल M करके लिखा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आपको मिलेगा 0.10 M करके लिख दिया, 10 बाई M बाई 10 करके लिख दिया, या M बाई 20 करके लिख दिया, है ना। तो ये M का मतलब आप समझ लीजिएगा कि या तो ये मोलैरिटी हो सकता है या फिर ये मोलालिटी हो सकता है। अब आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मोलारिटी है या फिर मोलालिटी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर ये मोलारिटी है तो क्वेश्चन में डेफिनेटली वॉल्यूम आपको गिवन होगा, वॉल्यूम पर बात हो रही होगी, और अगर ये मोलालिटी है तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड बात चल रही होगी, मास से रिलेटेशन चल रहा होगा कहीं ना कहीं, यानी कि मास गिवन होगा किसी ना किसी सॉल्वेंट का। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस बात से आप ध्यान रख सकते हैं कि M यहाँ पर या तो मोलारिटी हो सकता है या मोलालिटी हो सकता है। अभी फिलहाल हम मोलारिटी पर बात कर रहे हैं, तो इस तरह मैंने कहा कि मोल पर लीटर को इन शॉर्ट कैपिटल M करके भी लिखा जा सकता है। गॉट इट। किसी का कोई क्वेश्चन पीछे, तुम बताओ बेटा, पूछना है, क्लियर है ना। ठीक है, ठीक 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 है बेटा, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ जो एक छोटी सी कोशिश में हूँ, बाकी आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, कंटेंट इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है, कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छा निकाल करके दूंगा। जो बच्चे आईआईटी या नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे भी जुड़ें इंशाल्लाह। आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम पर्पज़ से भी ये कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और करूँगा मैं। कई बार यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि बेटा ये जो मोलारिटी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बताओ पूरे बैच में कौन बताएगा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव। हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर, और किसी को भी नहीं पता होगा, देखो यहाँ जितने बैठे हुए हैं, थर्मोडायनेमिक चैप्टर सभी ने पढ़ा है 11th क्लास में, और बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, अभी कुछ ही 2 महीना पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स स्कूल में पढ़ाया गया होगा। उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, स्पेशली मैं चलिए मोलारिटी की बात कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, तो हम मोलारिटी पर ही बात कर रहे हैं। तो बताइए मुझे मोलारिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन बताएगा। किसी का कोई आंसर नहीं है चलिए पता कर लेते हैं कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए। तो बेटा फॉर्मूला है M इज इक्वल्स टू N बाय V। अब इस फॉर्मूले में आप ये देखिए कि N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है कि इंटेंसिव, एक्सटेंसिव होती है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, फिर आती है वॉल्यूम की बात। तो बेटा वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव, वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास में
मोल्स जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में अब हमारे पास मोलैरिटी क्या होना चाहिए? तो बेटा ध्यान रखेंगे, देखिए दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है? कौन बताएगा? पीछे मैंने पढ़ाया अपने बच्चों को, इंटेंसिव होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने कहा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो मोलारिटी है एक कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे वो सारे के सारे, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, मोलारिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो क्या रहेगा? हमेशा इंटेंसिव रहेगा। ठीक है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, अगर आपको मोल्स गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आपने कैलकुलेशन करना है मोलारिटी के लिए, तो बड़ा आसान है, वी हैव टू अप्लाई m इक्वल टू एन बाई वी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर क्वेश्चन में आए तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के रिगार्डिंग मोलारिटी का कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है? तो बेटा वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख देता हूँ, मोल्स इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करेंगे और फाइनली आपको मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू, n की जगह पर हमने W/m को पुट किया और v आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को ml में काउंट किया है, तो हमने बताया अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में गिवन है, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर v किस चीज़ में लिया गया है? ml में, तो हमने उसको डिवाइड किया 1000 से, ये लीटर बन गया। तो ये फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई में आएगा और ये सेकेंड वाले के मल्टीप्लाई में, और फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? m इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलर मास। ये तो आप फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपका वॉल्यूम आपको किस चीज़ में गिवन होगा? क्वेश्चन में ml में गिवन होगा। लेकिन अगर यही हम पहले से ही क्वेश्चन के अंदर अगर लीटर में दिया गया हो वॉल्यूम, तो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल्स टू W/m इंटू वी। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो किस चीज़ में लिया जा रहा है? लीटर में लिया जा रहा है। गॉट इट? इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा उसको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या हो जाएगा उसको भी जरा यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो है मेरा ये क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नोट करिए भाई, क्वेश्चन का टाइप। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water to prepare 500 ml of solution 500 ml of solution. Calculate the molarity of this solution. एक हलवा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्यों भाई, एक इजी क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए भाई, जो कर सकते हैं वो अपने आप खुद कर ले, नहीं तो हम तो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं यहाँ पर। हम करेंगे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व, बाकी जो खुद से ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई कर लें। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आपको गिवन है। देखो, 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर, और डिसॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो अब 500 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करके दिया गया है, तो उसने कहा है कि जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया उस सॉल्यूशन की आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मोलारिटी कैलकुलेट करने में तो कुछ भी यहाँ पर भारी बात नहीं है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, मीन्स W की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है ना, तो लिख लें W इज इक्वल्स टू 4 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम क्वांटिटी है तो उसको ग्राम में ही कन्वर्ट रहने देंगे, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो W की वैल्यू हो जाएगी आपकी, W इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 ग्राम। ठीक है, और दूसरा आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, और हमने बताया था कि बेटा अगर ml में वॉल्यूम आ रहा है तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 0.5 लीटर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, मोलारिटी के लिए फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया है, हमने यहाँ पर लीटर में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से फॉर्मूला लगा करके मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे अभी क्या चाहिए, देखो W की वैल्यू हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन में है, लेकिन क्या नहीं है अभी मेरे पास में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूट में आपको क्या गिवन है, कई बार देखिए नेम आपको केमिकल का गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं मिलता है, चाहे फिर वो बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे वो नीट एग्जाम की बात हो, या IIT एडवांस JEE की बात हो, को उसमें फॉर्मूला आपको नहीं मिलता है, सिर्फ केमिकल नेम आपको ज़्यादातर मिलता है देखने को। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जगह पर कॉस्टिक सोडा बोला जा सकता था, सोडा लाइम बोला जा सकता था, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। आफ्टर ऑल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आसपास की नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, बहुत अच्छे लेवल की ना हो तो कम से कम मेरे जैसी तो हो थोड़ी बहुत जितनी मुझे है ना, फिलहाल ज़्यादा तो नहीं है मुझे, एक छोटे से अमाउंट में है ना। फिलहाल हमने कहा V इक्वल टू 0.5 लीटर तो बन गया है। अब उसके बाद में हमें कैलकुलेशन करना मोलरिटी के लिए। तो बेटा मोलरिटी के कैलकुलेशन के लिए मोलर मास की रिक्वायरमेंट रहेगी, मोलर मास होता है M, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालेंगे, और ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, गॉट इट, NaOH। तो Na मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, इट्स 23, प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। तो आप उसको ऐड करेंगे 26 प्लस 23 प्लस 16 39 140, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्स 40। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मिल गया आपको 40। तो अब आपको मोलारिटी का कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M इक्वल टू W/M इंटू V। तो W की वैल्यू हमें मिली हुई है क्वेश्चन में 4 अपॉन M, M की वैल्यू कितनी है 40। उसके बाद में आता है आपके पास में क्या, 40 के बाद में है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.5। कैलकुलेशन करेंगे
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, आपका पॉइंट हटा करके हमने एक 0 ऊपर दिया तो बनेगा ऊपर 10 एंड डिवाइड बाई 5 अपॉन 10 इंटू 5, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 0.2 m। यानी एक सॉल्यूशन जिसमें 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिज़ोल्व किया गया था पानी के अंदर, उसका सॉल्यूशन बनाया गया था 500 ml, तो सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.2 मोल पर लीटर उस सॉल्यूशन की मोलारिटी रहेगी। गॉट इट? ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बात करेंगे। नोट कर लिया बेटा? चलिए, तो ये हुई बात मोलारिटी की। अब इस पर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन और क्या मिल सकता है, आओ जरा क्वेश्चन का टाइप हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है भाई, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा उसको जरा समझेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट the molarity of 98%, आपको वेट बाय वेट आपको गिवन है 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड solution if the density of the solution is 1.20 ग्राम पर ml, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है। ठीक, अब डेंसिटी आपको गिवन है और इस डेंसिटी के गिवन होने से आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज मिला है देखने को। अब ये क्वेश्चन का टाइप क्या होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसको सुनिए। तो जो कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करिए और बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एक परसेंटेज अमाउंट गिवन है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज अमाउंट गिवन हो तो आप उसको सीधा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसीडर करेंगे, यानी कि W की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको गिवन है W की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका W की वैल्यू है 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपको डिज़ोल्व करके दिया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मोलर मास की रिक्वायरमेंट रहेगी। मोलर मास हो जाएगा H2SO4 से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है तो H2SO4 से उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 2 इंटू, नीचे लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 प्लस 3 90 प्लस 6 to 18, 98 आपको मोलर मास मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास तो आपको मिल गया है, तो मोलारिटी तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिएगा, मोलारिटी तक पहुंचने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करें जिससे आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो बताएगा कि वॉल्यूम और मास में या डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है।
तो हाँ, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास हम यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, कई बार यहाँ कन्फ्यूजन बनता है। देखिए मास कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पर, देखिए इस वाले मास से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये डेंसिटी हम किस चीज़ की दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, ये पूरे होल सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है आपको। तो फिर जब होल सोल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है तो मास भी आपको कंप्लीट सोल्यूशन का ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम निकालना है, ना कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का निकालना हो। तो इसलिए आपको अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन का ही मास अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी को अप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कितना कंसिडर करेंगे, 100 ग्राम, और 100 ग्राम में आपको 98% क्या मिलेगा देखने को, आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। डेंसिटी कितना हो जाएगा आपका 1.20। तो पॉइंट हटा करके यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से 2 जीरो ऊपर दिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 अपॉन हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अब आपको वॉल्यूम मिल गया है। तो वॉल्यूम अब आपको मिला है, तो अब आपके लिए कुछ भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रह गया है क्वेश्चन। तो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अब आपके पास क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा वेट बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, m इज इक्वल्स टू W/m इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। अच्छा, हम यहाँ पर इसको भी कैलकुलेशन लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 8 96 हो जाएगा, और 96 प्लस 4 हो जाएगा, तो 12 2 24, और 12 3 36 अप्रॉक्स, और 4 बचेगा तो 12 3 16 है ना, 83.3 समथिंग। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 83.3 ml, क्योंकि आपको डेंसिटी किस चीज़ में गिवन था, डेंसिटी गिवन था आपका ml में। तो आपके पास जो वॉल्यूम बना है वो मिलीलीटर में बना है। अब आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम इसको फाइनली लिखें तो ये हो जाएगा 83.3 इंटू 10⁻³ लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इतना आपको वॉल्यूम मिल गया। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 98, एंड मोलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर चुके हैं 83.3 इंटू 10⁻⁻3, ये पावर ऊपर चली जाएगी, 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जा करके 1000 डिवाइड में रह जाएगा आपका 83.3, पॉइंट अगर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इतना कुछ कैलकुलेशन। अब तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका इतना मोलरिटी है ना। तो जो भी आप कैलकुलेशन लगा करके आपको फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह आप एक परसेंटेज में गिवन क्वेश्चन को मोलरिटी को डेंसिटी की फैक्टर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट करिए, बाकी किसी का कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी पर फिर। ठीक है बेटा।